लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी रिलेटेड ग्राफ्स की। अब आगे बढ़ के बाकी टॉपिक समझते हैं और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं हमारी सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और एमसीक्यूज भी कुछ देखेंगे। ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सस्पेंशन। हमने सबसे पहले पढ़ा था हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में हमने सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल पढ़ा और ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को समझा। ठीक है, अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी कि ऐसा मिक्सचर जहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, ऐसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हमारे पास दो एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है हमारा कोलाइडल सोल, दूसरा एग्जांपल है हमारा सस्पेंशन। तो पहले सस्पेंशन पढ़ेंगे, फिर कोलाइडल सोल पढ़ेंगे और फिर कोलाइडल सोल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये किसका एग्जांपल है? ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है, इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं, दैट मींस फैले हुए होते हैं इन अ गिवन सॉल्वेंट। Alright, now particles are larger than 1000 nanometer, that means 1 micrometer या उससे ज्यादा बड़े particles यहाँ पर होते हैं। ठीक है, they are visible and they settle on standing। ठीक है, if the density of those particle is lighter than water, then they settle at the top। जैसे oil in water, oil ऊपर settle करता है। If the density is larger than water, जैसे कि sand, silt, तो फिर वो water के नीचे settle करता है। Alright, but the particles when they are left undisturbed, they settle। ठीक है, now This is unstable and can be easily separated using filtration। ये unstable होता है। unstable क्यों होता है? क्योंकि true solution में हमने पढ़ा था that once the solute is mixed in solvent, it cannot be easily separated by physical methods like filtration। ठीक है, वहां पे पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल स्पेस में परफेक्टली प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम दोज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। लेकिन यहां पर क्या है कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस छोटी हैं और जो पार्टिकल हमने ऐड किया है वो पार्टिकल साइज में बड़ा है, तो वो इंटर पार्टिकल स्पेस में सेटल नहीं होता। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है वो बॉटम में सेटल होता है, डेंसिटी कम है तो टॉप पे सेटल होता है। ऑलराइट, और जब भी हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, आपने सैंड लिया, उसे वाटर में डाला, आपने मिक्स किया, कुछ देर तक तो आपको दिखेगा कि हाँ सैंड जो है वो वाटर में ही है, लेकिन जैसे ही आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे वो सारी सैंड नीचे जाकर बैठ जाएगी। ऑलराइट, सो दे आर they are unstable and they can be separated easily by physical method like filtration. Example, muddy water, chalk in water and some paints also। ठीक है, पेंट में emulsion जो है that is a colloidal soul, but some paints they act as suspension। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में अज्यूम करते हैं कि हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बनाने वाला हूँ ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ऑलराइट, सबका साइज भी क्या है? सबका साइज भी सेम है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था। ठीक है, और सभी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? इंटर पार्टिकल गैप्स हैं, कुछ स्पेसेस प्रेजेंट है जिनको हम लोग इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल उस स्पेस का मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्पेस दिख रही है, दिस स्पेस इज इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ बिकॉज ऑफ दीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट होता है ट्रू सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूट ट्रू सॉल्यूशन में इस तरह से इन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में चला जाता है। और क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो ये सॉल्यूट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के केस में जो हमारा एडेड पार्टिकल था उसका साइज क्या था? उसका साइज था लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट मींस 1 × 10⁻⁻9 मीटर से वो छोटा था। लेकिन यहां पर इस केस में जो हमारा पार्टिकल साइज है, जो हमारा सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज है, नॉट कोलाइड, जो हमारा सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज है वो कितना है? वो 1000 नैनोमीटर, दैट मींस 1 माइक्रोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा है। ऑलराइट, उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा? यहाँ पे पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेसेस में एंटर नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो इंटर पार्टिकल स्पेसेस में एंटर नहीं कर पाएगा तो अगर उसकी डेंसिटी कम है, जैसे कि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, तो ऑयल कहाँ चले जाता है? ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे नहीं जा सकता, इंटर पार्टिकल गैप्स जो है वो छोटे हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं सैंड की बात करूं तो सैंड के केस में सैंड नीचे चला जाता है, नीचे डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर से डेंसर है और वाटर उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो सेपरेट लेयर देखने को मिलती हैं और इन्हीं दो सेपरेट लेयर्स की वजह से हम इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। दैट मींस अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अब है कोलाइडल सोल, और कोलाइडल सोल जो है या कोलॉइड जो है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखने की बात क्या है कि 3 केस ले लेता हूं मैं आपके सामने आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास बीकर ए है, ठीक है, ये है हमारा बीकर ए, ये है हमारा बीकर बी, और ये है हमारा बीकर सी। इन तीनों ही बीकर में इनिशियली मैंने वाटर ऐड किया। क्या मैंने ऐड किया? इसमें मैंने इनिशियली वाटर को ऐड किया। तो यहां पर जो मैं बना रहा हूं, अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। देखिए हैंडराइटिंग और ड्राइंग डायग्राम जो मैं बना रहा हूं वो इतने अच्छे नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को समझिए। तीनों ही केसेस में हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर, वाटर एंड वाटर, ठीक है। अब फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, केस नंबर 1 में बीकर ए में मैंने NaCl को ऐड किया। किसको ऐड किया? सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, जो वाटर में आकर के Na पॉजिटिव दैट मींस सोडियम कैटायन एंड Cl नेगेटिव दैट मींस क्लोरीन एनायन फॉर्म करता है। अब जब मैंने इसको बीकर ए में ऐड किया तो ये क्लोरीन और सोडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली दैट मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। कैसे हो गए? क्योंकि जो इंटर पार्टिकल गैप्स थे ये पार्टिकल उसमें फिट हो गए। क्यों फिट हो गए? क्योंकि साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से क्या था, लेस था, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल कहां फिट हो गए? ये सारे सॉरी सारे पार्टिकल्स फिट हो गए इंटर पार्टिकल स्पेसेस में, ठीक है। और यहां पे जो बना वो बना ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्यों बना? क्योंकि जो पार्टिकल मैंने ऐड किए उनका साइज छोटा था। अब क्योंकि उनका साइज छोटा था तो वो इंटर पार्टिकल गैप्स में जाकर के परफेक्टली फिट हो गए, और जो सॉल्यूशन हमें बाहर से दिखा उसमें एक ही फेज नजर आया, उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखी, और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी थ्रू आउट सेम आई। ऑलराइट। अब सेकंड केस में फॉर एग्जांपल मेरे पास है स्टार्च। मेरे पास क्या है? स्टार्च है, ठीक है। अब इस स्टार्च को जब मैंने सेकंड वाले हमारे बीकर में डाला, बीकर बी में डाला, तो स्टार्च के जो पार्टिकल हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। दैट मींस दे आर बिगर देन द पार्टिकल्स व्हिच प्रिपेयर ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो स्टार्च के पार्टिकल थे इन्होंने क्या किया, ये यहां जाकर जो इंटर पार्टिकल गैप्स थे इसमें अनइवनली नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो गए, स्टक हो गए, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्मली यहां पर स्टक हो गए। अब ये स्टक हो गए दैट मींस कि ना तो ये नीचे जाकर के सेटल हो सकते हैं। अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सोल को, किसी भी कोलॉइड को आप एज इट इज छोड़ दें तो आपको दिखेगा कि कोलॉइड में पार्टिकल सेटल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट वो परफेक्टली मिक्स भी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर था। ये पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेसेस में एंटर तो करे, लेकिन क्योंकि इनका साइज बड़ा था तो अनइवनली स्प्रेड हो गए, और ये पार्टिकल्स अब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेस। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में परफेक्टली चले जाएं ताकि जो सॉल्यूशन बने वो स्टेबल सॉल्यूशन बने। लेकिन क्योंकि इनका साइज ज्यादा है तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसी मूवमेंट को आगे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहेंगे, बट समझिएगा कि कोलॉइडल सोल में हमारे जो पार्टिकल थे दे आर स्टक इन बिटवीन द गैप। ना ही वो नीचे सेटल हो रहे हैं, ना ही जहां पे वो है वो वहां पर रह रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है। अब बीकर सी की बात करते हैं। बीकर सी में मैंने ऑयल ऐड किया, ऑयल जिसका पार्टिकल साइज 1 माइक्रोमीटर या फिर उससे ज्यादा था, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा था। अब क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है तो सारे के सारे ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कहां चले गए, वो वाटर के ऊपर आ गए, और इन्होंने वाटर के ऊपर लेयर बना ली। क्योंकि इनका साइज बड़ा था इसीलिए ये नीचे इंटर पार्टिकल गैप्स में एंटर ही नहीं हुए, ठीक है। अगर आप इन्हें एज इट इज छोड़ दें तो 2 सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। और यही है सबसे बड़ा डिफरेंस सस्पेंशन और कोलॉइडल सोल में। When suspension is left as it is undisturbed, then the particle of suspension they either settle at the top or at the bottom depending on the density. जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कोलॉइडल सोल की, तो कोलॉइडल सोल में हमें देखने को मिलता है कि इन केस ऑफ कोलॉइड द पार्टिकल्स विल नॉट सेटल व्हेन दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड की, ओके। सो कोलॉइड mixture with particle size between 1 nanometer to 1000 nanometer, and this is most important property of colloid, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ये पार्टिकल जो हैं they are not able to enter inside the interparticle spaces and they are not even able to settle either at the top or at bottom, ठीक है, वो बीच में फंसे रह जाते हैं। Alright, now dispersed phase, ठीक है, particles which are added they are called dispersed phase, while the medium to which these particles are added, ठीक है, in which they are spread, that is called dispersion medium.
तो जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में आपने सॉल्वेंट दैट मींस कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, सॉल्यूट कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ये दो टर्म्स याद रखे थे। वैसे ही कोलाइडल सोल के केस में आप एक डिस्पर्स्ड फेज टर्म याद रखिए, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और डिस्पर्शन मीडियम ये सेकंड टर्म याद रखिए, दैट मींस कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। Dispersed phase is a component which you add, particles that you add, while dispersion medium is a medium to which you are adding those particles. इस केस में स्टार्च क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dispersed phase, जबकि वाटर जो है ये क्या हो जाएगा, dispersion medium हो जाएगा। Alright? Now particles do not settle, cannot be filtered by normal filter paper. कुछ अल्ट्रा एडवांस फिल्टर पेपर आते हैं जिससे हमारा कोलाइडल सोल जो है वो फिल्टर हो जाता है, बट नॉर्मल फिल्टर पेपर फिजिकल मेथड से नहीं होता सेपरेट, एंड दीस पार्टिकल्स दे डोंट सेटल। ठीक है, यहाँ पर ही सबसे मेजर डिफरेंस आता है बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल। सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल कर जाते हैं, कोलाइडल सोल में पार्टिकल सेटल नहीं करते, दे आर स्टक। ठीक है, एग्जांपल मिल्क, फॉग, स्मोक, चीज, foam, etc. These all are example of colloids. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसी का, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। तो देखिए, कोलॉइड को आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड एंड अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम अगर ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सोल को अपने सामने रखें, ठीक है, कोलॉइड को और ट्रू सॉल्यूशन को अपने सामने रखें, तो जस्ट बाय अपीयरेंस हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा हमारा कोलॉइड है और कौन सा हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। तो उस केस में हम लोग दो फिनोमिनास को देखते हैं, पहला है टिंडल इफेक्ट और दूसरा है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, स्टार्ट ब्राउनियन मूवमेंट से करता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टिकल्स जो है कोलॉइड के, उनका जो साइज रेंज है उसकी वजह से वो इंटर पार्टिकल स्पेसेस में एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और प्रॉपर्ली इंटर पार्टिकल स्पेस में स्टक भी नहीं होते। वो कोशिश करते रहते हैं कि वो प्रॉपर्ली इंटर पार्टिकल स्पेस में स्टक हो जाएं ताकि स्टेबिलिटी आए, और इस कोशिश में वो क्या करते हैं, रैंडमली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के आपने खिड़की खोली, खिड़की से सूरज की जो लाइट है, जो रोशनी है वो अंदर आई, आपको उस रोशनी में क्या नजर आता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल रैंडमली इधर उधर जाते दिखते हैं। तो ये जो डस्ट सस्पेंडेड इन एयर है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। यहाँ पे सॉलिड सस्पेंडेड है, किसमें, गैस में। ठीक है, और वो डस्ट पार्टिकल आपको जैसे कॉन्स्टेंटली मूव करते नजर आते हैं, उसी तरह से सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो जिगजैग मोशन दिखाते हैं, और ये जो जिगजैग मोशन या जिगजैग जगलिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब सेकंड है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन के बीच से लेजर लाइट को पास करेंगे तो वो एज इट इज पास हो जाएगी और आपको लेजर लाइट पास होती हुई स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। लेकिन अगर कोलॉइडल सोल के थ्रू आप लेजर लाइट को पास करेंगे तो वो स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसको कुछ इमेजेस से समझते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले टिंडल इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पीपीटी का मूवमेंट कभी-कभी टेक्निकल ग्लिच क्रिएट करता है। क्या, तो देखिए, ट्रू सॉल्यूशन, आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू अगर आपने कोशिश किया कि आप लाइट को पास करें, तो लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आपको पास होती दिखी विदाउट एनी स्कैटरिंग। लेकिन जब आपने कोलॉइडल सोल के थ्रू इस लाइट को पास किया तो वो लाइट क्या हो गई, वो लाइट आपकी स्प्रेड हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट है, यहाँ पर क्या है, स्प्रेड हो गई। तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज व्हाट वी कॉल टिंडल इफेक्ट। ऑलराइट, सो व्हाट इट इज, when a beam of light is passed through a colloidal solution, the path of light becomes visible due to scattering of light by colloidal particles. This is called Tyndall effect. Key point, true solution do not show Tyndall effect because their particles are very small to scatter the light. Alright, now example, colloidal soul, the example is milk, starch solution, fog, smoke. इन सब में आपको ये Tyndall effect होता हुआ दिखेगा, that means scattering of light दिखेगी। True solution, salt solution में ये नहीं दिखेगा, sugar solution में ये नहीं दिखेगा। Alright, so this is what we call Tyndall effect. अब यहाँ से आगे जाके ब्राउनियन मूवमेंट को समझते हैं। ये है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, the Brownian movement is random zigzag motion of colloidal particles suspended in a fluid caused by continuous unequal collision and fast moving molecules of the fluid.
ठीक है। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें zigzag मोशन देखने को मिल रहा है बिकॉज द पार्टिकल्स दे आर कोलाइडिंग। जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द इंटरपार्टिकल स्पेस, और ये कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, एक रैंडम मोशन क्रिएट हो रहा है व्हिच वी कॉल ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में एक दो पॉइंट जो हमें समझने हैं वो क्या है। सो first point about Brownian movement which is important, it is colloidal particles at different position, they are present at different position, ठीक है। ये जो आपको राउंड्स में दिख रहा है that means these particles, ठीक है। now this is path of collision, ये जो आपको arrows दिख रहा है this is path of collision of particles, so collision of these colloidal particles is taking place, और ये जो blue है this is solvent molecule, these are solvent molecules। now key points caused by continuous unequal collision of solvent molecules with the colloidal particle। Brownian movement का cause क्या है कि जो colloidal particle है वो solvent के particle या कह सकते हो disperse phase के जो particle है वो dispersion medium के particle से collide कर रहे हैं। next results in zigzag and random motion of particle, ठीक है। ये collision से क्या हो रहा है, एक random motion हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। evidence all colloidal particles, ठीक है, they show this motion, ठीक है। so that's how we identify whether the substance is colloidal or it is a true solution, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लैब में अगर आपके सामने दो सॉल्यूशंस हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा कोलॉइडल है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, और अगर आप अपीयरेंस से जज नहीं कर पा रहे हैं तो यू विल पास अ बीम ऑफ लाइट। अगर बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है तो कोलॉइडल है, अगर zigzag मोशन दिखता है ऑफ पार्टिकल तो कोलॉइडल है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू कंपैरिजन बिटवीन दीस थ्री। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन को with colloid and with suspension। so true solution ये हमारा फर्स्ट है, colloid हमारा सेकंड है, then suspension। इन तीन तरह के homogeneous और heterogeneous mixtures के बारे में हमने आज पढ़ा है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले पार्टिकल साइज की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज लेसर देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलॉइड में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर या मोर देन 1 माइक्रोमीटर होता है। अपीयरेंस की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन जो है ट्रांसपेरेंट है, कोलॉइड जो है ट्रांसल्यूसेंट है और सस्पेंशन जो है ये ओपेक है। ऑलराइट, नाउ विजिबिलिटी की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर इनविजिबल। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स क्या है, इनविजिबल है। कोलॉइडल पार्टिकल्स नीड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बट दे कैन बी सीन। देन सस्पेंशन पार्टिकल्स दे कैन बी सीन डायरेक्टली। इसमें हमें ऑयल और वाटर की बात करें तो क्लियर एक लेयर दिखती है कि एक लेयर ऑयल की है, एक लेयर वाटर की है। नाउ टिंडल इफेक्ट सीन इन कोलॉइड्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्सेंट इन ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। टिंडल इफेक्ट हमें कोलॉइडल सोल में दिखता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन आर मोर स्टेबल, देन colloids are fairly stable because the particles don't settle down, while suspension they are not stable and the particles they settle down। so this is the major difference between solution, colloid and suspension। alright, अब इसी को थोड़ा elaborated way में भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है वो सेम है। सबसे पहले आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास है ट्रू सॉल्यूशन। इस ट्रू सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन बना ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बना। ये सॉल्यूशन कैसा है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, उनके इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बीच में हमारा सॉल्यूट जो है वो परफेक्टली प्रेजेंट है, ठीक है। पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो सॉल्ट इन वाटर एक एग्जांपल है। यहाँ पे सॉल्ट इन वाटर में हमें क्या देखने को मिलता है कि सॉल्ट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली इनविजिबल बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ वाटर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज कोलॉइडल सोल। कोलॉइडल सोल में हमें क्या देखने को मिलता है कि पार्टिकल रेंज इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बट नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको आपकी लैब में दो बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन देके ये पूछा जाए कि कौन सा कोलॉइडल सोल है, कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, तो आपको टिंडल इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट समझकर ही पता चलेगा। बाय अपीयरेंस आप नहीं पता कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ये जो हमारा कोलॉइडल सोल होता है ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। अगर बात करें सस्पेंशन की तो ये ओपेक होता है और पार्टिकल्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आई एंड कैन बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप आल्सो। तो सारा का सारा खेल यहाँ पर जो है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से कम। ध्यान रखिएगा, वाटर में सॉल्ट ऐड करूं ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, वाटर में स्टार्च ऐड करूं क्योंकि जो ऐड करा जाने वाला पार्टिकल है उसका साइज क्या है 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर, कोलॉइडल सोल बन जाएगा। अगर वाटर में ही क्या ऐड करूं मैं, ऑयल ऐड करूं, ठीक है, तो क्योंकि ऑयल पार्टिकल्स का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर है तो वहां पर सस्पेंशन बन जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट द पार्टिकल साइज ऑफ एडेड कंपोनेंट। जो कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं उसके पार्टिकल साइज पर ही पूरी की पूरी चीज डिपेंडेंट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। हमने पढ़ लिया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब बात आती है कि इनमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, कोलॉइडल सोल में डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्शन मीडियम है,
सस्पेंशन में सस्पेंडेड फेज है, अपर फेज लोअर फेज, दो फेजेस है बेसिकली। तो अब हम लोग इनको सेपरेट कैसे करें, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड यूजिंग डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ यूजफुल प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज पार्टिकल साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिज्म, सब्लिमेशन टेंडेंसी, बॉइलिंग पॉइंट एंड एफिनिटी टू एब्जॉर्बेंस। कितना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देयर टेंडेंसी टू गेट एब्जॉर्ब बेसिकली, ठीक है। सो वी चूज द मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस मेथड को, कोई भी मेथड को चूज करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो चलिए कुछ मेथड्स को देखते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा चार्ट आपके सामने है, इसको देख के आप डरिएगा मत क्योंकि बहुत बेसिक है। सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एक्सेट्रा, तो सॉलिड सॉलिड को सेपरेट करने का एक मेथड है हैंड पिकिंग, एक मेथड है सीविंग, एक मेथड है विनोइंग, एक मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, एक मेथड है सब्लिमेशन। ऑलराइट, अगर सॉलिड एंड लिक्विड है तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये मेथड्स अप्लाई होते हैं। अगर लिक्विड लिक्विड है तो सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये मेथड्स यूज होते हैं। अगर गैस है, गैस रिलेटेड है, तो वहां पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, इन मेथड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कि साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे डिफरेंस इन साइज के बेसिस पे हम सीविंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर सकते हैं। डिफरेंस इन डेंसिटी के बेसिस पे हम विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी हम एक्सट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। नाउ डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस इन पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, और डिफरेंस इन वोलेटिलिटी के बेसिस पे सब्लिमेशन हो सकता है। अब ये सारे मेथड्स मैंने आपके सामने रख दिए, जस्ट गो थ्रू कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। लेकिन इस स्लाइड में मैंने सारे के सारे पॉसिबल ऑप्शंस को आपके सामने एक ऐसे वे में मेंशन किया है जो समझने में आसान हो। तो एक बार इसको देखिए, देन वी विल मूव। के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टू सॉलिड्स, ठीक है, उसके लिए सूटेबल मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास दो सॉलिड्स हैं तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए दैट मींस सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए बेसिकली वन सॉलिड डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, अदर डज नॉट, ठीक है, सॉल्ट एंड सैंड। तो अगर आपके पास दो सॉलिड हैं जैसे कि सॉल्ट और सैंड, और आपको सॉल्ट को और सैंड को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप सैंड, क्योंकि वो इमिसिबल है, आप उसको सेपरेट कर लेंगे। देन जो आपका सॉल्ट है जो डिसॉल्व हो गया वाटर में, वो सॉल्ट वाटर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पे एक कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक है जैसे आयरन फिलिंग, और दूसरा कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक है जैसे कि सल्फर या प्लास्टिक भी एक एग्जांपल हो सकता है। सब्लिमेशन, वन सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड जो कि किसी और सॉल्ट के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्योंकि सबलाइन है तो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सब्लिमेशन, क्योंकि देखो बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक कंपोनेंट मैग्नेटिक था, बाकी नॉन मैग्नेटिक थे, मैग्नेट का यूज किया, जो मैग्नेटिक कंपोनेंट था उसको अलग कर दिया, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या है कि आपके पास दो कंपोनेंट थे, एक वाटर में सॉल्युबल था, एक इनसॉल्युबल था, तो इनसॉल्युबल वाले को हटा दिया, बाकी दूसरा कंपोनेंट वाटर में प्रेजेंट है तो हमें वाटर में मिल गया एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है कि जब भी कोई चीज डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है, सॉलिड से विदाउट बिकमिंग लिक्विड, जब भी कोई चीज डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का यूज कैसे हो सकता है फॉर एक्सट्रैक्शन, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, ये एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड का। आई थिंक मैंने पहले इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल दिया था, तो अगर वैसा है तो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या है सब्लिमेशन? इज अ चेंज इन व्हिच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर। सब्लिमेशन क्या है? इट इज अ चेंज इन व्हिच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, ठीक है, विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। तो ध्यान क्या रखना है कि सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक सॉलिड है, और ये जो सॉलिड है ये विदाउट बिकमिंग लिक्विड डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास हीटिंग के लिए एक लैंप है,
ठीक है। इसके साथ हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर वायर गॉज है, वायर गॉज के ऊपर हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क के ऊपर हमने एक कॉटन प्लग लगाया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है सॉलिड स्टेट में, इसके साथ कोई और सॉल्ट प्रेजेंट होगा एज इम्प्योरिटी, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl है, कॉमन सॉल्ट इसके साथ प्रेजेंट है एज इम्प्योरिटी NaCl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। जब इसको हीट करना शुरू किया तो वेपर्स बने। वेपर्स किसके बने, वेपर्स बने अमोनियम क्लोराइड के। क्यों, क्योंकि ये सबलाइम सॉलिड है। ये क्या है, ये एक सबलाइम सॉलिड है, इसके वेपर्स बने। इसके वेपर्स बने तो वेपर्स कहाँ कलेक्ट हुए, यहाँ कोनिकल फ्लास्क की जो हेड्स हैं यहाँ पर कलेक्ट हुए, और कलेक्ट होकर ये क्या हो गए, सॉलिडिफाई हो गए। फिर हमने दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। NaCl जो था नीचे रह गया, ऊपर वेपर बनके अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो गया, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड इज टेकन इन एन इवेपोरेटिंग डिश, द फनल इज इन्वर्टेड, द over the dish and sealed with a cotton plug. On heating, ammonium chloride sublimes, that means directly converted into vapor. The vapor rise and cool on the inner wall of funnel and change back to solid, forming crystal. So that's how ammonium chloride crystals are separated from common salt, ठीक है। Now key points, only certain solids are sublime on heating. कुछ ही सॉलिड ऐसे होते हैं जो sublime होते हैं on heating, सबके साथ ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। On cooling the vapor change back to solid. कूलिंग पे वेपर जो है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नो लिक्विड स्टेट इज फॉर्म ड्यूरिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के टाइम पे कोई लिक्विड स्टेट नहीं बनती। सब्लिमेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सॉलिड था, हीट किया, वेपर में बदल गया, वेपर है, कूल करेंगे डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। सॉलिड का डायरेक्टली वेपर का डायरेक्टली या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में बदलना, इसको डिपोजिशन कहा जाता है, ऑलराइट। सो व्हाट इज सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली heated, solid heated directly converts to vapor, and on cooling it directly becomes solid without going into liquid state, alright. So this is the separation using sublimation. Sublimation का यूज करके इस तरह से हम लोग separation कर सकते हैं। Sublimation is used for purification of certain solid. It is used to separate ammonium chloride from common salt. Now next method. Next method is filtration and coagulation. Okay. So filtration. It separates the insoluble solid from liquid. Residue remains on filter paper. Filtrate passes through the filter paper. ठीक है। आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें एक कंपोनेंट है जो कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं है, जो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ है। आपने उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया तो जो फिल्ट्रेट था वो नीचे आ गया, और जो हमारा अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट था, जो रेजिड्यू था, वो फिल्टर पेपर में ही रह गया, ऑलराइट। नाउ एग्जांपल ऑफ दिस इज सैंड इन वाटर, ठीक है। रिमूविंग सस्पेंडेड इंप्योरिटीज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर में अगर कोई और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है, जैसे प्लास्टिक के भी पार्टिकल आपके पास वाटर है, उसमें प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स आ गए, कैसे सेपरेट करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू जो प्लास्टिक पार्टिकल्स है उनको कलेक्ट कर लेंगे, और जो आपका फिल्ट्रेट है, जो यानी कि वाटर है, वो वहां से पास ऑन हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन इज वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट इज कोएगुलेशन। केमिकल्स सच एज एलम हेल्प फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल टू क्लम्प एंड सेटल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप सबके घर में छत पे टंकी होगी, पानी की टंकी होगी, टैंक होगा। उस टैंक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो वाटर हमारे घर पे आता है वो हार्ड वाटर होता है, उसमें नेचुरली कुछ सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। अब अगर आप उसमें एलम स्टोन यानी फिटकरी डालते हो तो आपको दिखता है कि वो पानी क्लियर हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिटकरी जो है वो कोएगुलेशन में हेल्प करता है। कोएगुलेशन क्या है, कि सारे के सारे पार्टिकल जो है वो एग्रीगेट होंगे और एग्रीगेट होकर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। तो जब भी आप पूल में या फिर अपनी पानी की टंकी में एलम स्टोन यानी कि फिटकरी डालते हैं, तो दैट मेथड इज बेसिकली कोएगुलेशन, ठीक है। ये वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, या वाटर ट्रीटमेंट में भी देखा जाए तो सेडिमेंटेशन होता है, उसमें लोडिंग या कोएगुलेशन किया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन किया जाता है और फिर डिसइंफेक्शन किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट में कोएगुलेशन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, और कोलॉइडल सोल की सेपरेशन के लिए भी कोएगुलेशन एक अच्छा मेथड होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टल it obtains pure crystals from hot saturated solution on cooling, useful for purification. Now बात करते हैं कि ये क्रिस्टलाइजेशन जो है ये होता कैसे है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, यानी कि जिसमें और सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर पे ऐड हो सकता है। फिर जब हम लोग और सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है जिसमें और सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं हो सकता। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट किया जाता है तब हमारा और सॉल्यूट डिसॉल्व होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। अब इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल डाउन करते हैं तो जितना भी ये एक्स्ट्रा सॉल्यूट अंदर गया था, ये सारा का सारा सॉल्यूट जो है ये आता है, एक दूसरे के पास आता है, कंबाइन होता है और क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, और ये क्रिस्टल नीचे सेटल डाउन होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन एक प्रैक्टिकल भी है आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट दैट मींस CuSO4, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एक बार क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बता देता हूं।
when solid solute is added to a saturated solution, then solid solute particle collide with the aqueous solute particle and they settle at the bottom forming crystal. This process is called crystallization. Simple way में बोलूं तो super saturated solution on cooling forms crystal and this process is called crystallization. ठीक है? अब नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड है. हमारा जो ब्लड है, ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है. जब भी आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं वो एज इट इज ब्लड नहीं रखा जाता, ब्लड को डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो है सेग्रीगेट कर लिया जाता है. तो सेग्रीगेशन ऑफ ब्लड के लिए और कई सारे कोलाइडल सोल्स को सेग्रीगेट करने के लिए, स्पेशली कोलाइडल सोल्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो कई सारे कोलाइडल सोल जैसे कि ब्लड को सेपरेट करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन. इसमें क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन नॉट कोएगुलेशन. सो सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट वेरी फाइन सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स बाय रैपिड स्पिनिंग. ठीक है, देखिए आपके पास सपोज कीजिए ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड भरा हुआ है. ठीक है, ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट है, इसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको बहुत तेज स्पिन किया, एक एक्सिस के अराउंड बहुत तेज स्पिन किया. तो क्या होगा, ऐसे स्पिन करने पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैवी है, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड लग रही है, नेट फोर्स क्या है यहाँ पे आउटवर्ड लग रही है, तो जो पार्टिकल्स हैवी है वो नीचे चले जाएंगे, जो लेस हैवी है वो उसके ऊपर, जो और लेस हैवी है वो उसके ऊपर, जो लीस्ट हैवी है वो सबसे ऊपर. तो ये क्या होगा, डिफरेंट लेयर बन जाएंगी. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. आपको सेंट्रीफ्यूज जो है ये हॉस्पिटल्स में देखने को बहुत कॉमनली मिल जाएगा. नेक्स्ट टाइम जब किसी हॉस्पिटल जाए तो इस तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आप वहां पर देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी. Chromatography separate dissolved colored component because they move at different rates over an absorbent. एक absorbent में, ठीक है, जैसे वाटर भी एक absorbent का एग्जांपल है. वाटर में डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं डाई के, ठीक है, या किसी फार्मास्यूटिकल के यानी कि ड्रग के, तो वो डिफरेंट स्पीड में मूव होते हैं, डिफरेंट स्पीड में एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, और उसी के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी किया जाता है. अब आपके पास ग्रेड 9 में जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है. ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सॉल्वेंट रेजेस थ्रू पेपर एंड कैरीज द कंपोनेंट टू डिफरेंट हाइट. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. आप सपोज कीजिए कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आपके पास एक बीकर है. ठीक है, इस बीकर को आपने वाटर से फिल किया. किससे फिल किया, वाटर से फिल किया. ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो कहते हैं कि सर पानी का कलर नीला होता है, ठीक है, ब्लू होता है, इसमें मैं ब्लू से हमेशा पानी दिखाता हूँ. ठीक है, अब आपने इस वाटर में किसको डिप कर दिया, एक क्रोमैटोग्राफी पेपर को डिप कर दिया. ध्यान रखिएगा, क्रोमैटोग्राफी पेपर जो होता है, जो पेपर आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल व्हाइट पेपर नहीं होता, ये डिफरेंट पेपर होता है जिसकी एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी नॉर्मल पेपर से ज्यादा होती है. ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको डिप करने के बाद क्या किया, इस जगह पे पानी में जो स्पॉट है, पानी में जो डिप्ड है, यहाँ पे आपने रेड इंक का एक स्पॉट लगा दिया. क्या लगा दिया आपने, यहाँ पर रेड इंक का एक स्पॉट लगा दिया. अब देखिए जो रेड इंक होती है इसमें ब्लू कंपोनेंट भी होता है, ये मिक्सचर होता है, इसमें ब्लू कंपोनेंट भी होता है. ये वाटर के साथ एब्जॉर्ब हुआ, पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, पानी के साथ एब्जॉर्ब हुआ, इस तरह से ऊपर तक चला गया. इसमें ब्लैक कंपोनेंट भी है. ठीक है, वो ब्लैक कंपोनेंट भी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, इस तरह से चला गया. ठीक है, इसमें एक और कंपोनेंट भी है. ठीक है, ग्रीन कंपोनेंट भी है, वो भी एब्जॉर्ब हुआ, वो भी इस तरह से ऊपर तक चला गया. ठीक है, तो ये जो आपने एक स्पॉट लगाया इंक का, उसमें क्या थे, डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट थे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कलर प्रेजेंट थे, और वो सारे के सारे डिफरेंट फेज में, कह सकते हो कि डिफरेंट रेट पे, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए और डिफरेंट हाइट्स तक पहुंचे. ठीक है, यहाँ पे आरएफ वैल्यू वगैरह भी कैलकुलेट की जाती है, प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे उसमें समझेंगे. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बेस्ड ऑन द टेंडेंसी टू गेट एब्जॉर्ब्ड, ये जो सॉल्वेंट था उसने सोल्यूट को डिफरेंट हाइट तक पहुंचा दिया, डिफरेंट लेयर्स उसकी बना दी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रोमैटोग्राफी. इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा जो ब्लड सैंपल है उनकी टेस्टिंग में भी काम आता है, इंक और डाई को सेपरेट करने के लिए भी ये काम में आता है. तो दिस इज क्रोमैटोग्राफी, एक इंपॉर्टेंट मेथड है. क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल आपके पास है, क्रोमैटोग्राफी का प्रैक्टिकल आपके पास है, जो हमने अमोनियम क्लोराइड पढ़ा सब्लिमेशन, उसका प्रैक्टिकल आपके पास है. तो देखिए एक वीडियो से समझते हैं कि ये किस तरह से होता है. देखिए आपने इंक का एक स्पॉट लगाया या डाई का एक स्पॉट लगाया, जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर के साथ वो क्या होता जा रहा है, वाटर के साथ वो सीव होता जा रहा है, ऊपर तक चलता जा रहा है. अब इसमें क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट रेट पे सेपरेट आउट होते हुए हमें नजर आएंगे. ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमैटोग्राफी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन. अब इवेपोरेशन तो एक बहुत कॉमन प्रोसेस है. ठीक है, आपके पास सॉल्ट है, वाटर में डिसॉल्व है. ठीक है, तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इजीली इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो सी से हम वाटर निकालते हैं, सी वाटर हम लोग निकालते हैं, उसको लार्ज बेड में, लार्ज सरफेस एरिया वाले बेड्स में इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, अब जब इस पे हीट, सन की रेज इस पे पड़ती हैं, तो सन रेज की वजह से क्या होता है, वाटर यहाँ से धीरे धीरे वेपराइज होता है, इवेपोरेट होता है. ठीक है, और नीचे जो रह जाता है वो क्या रह जाता है, वो रह जाता है सॉल्ट.
ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का एक इंपॉर्टेंट और अच्छा तरीका क्या है, वो है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है, द कंपोनेंट व्हिच हैज हाई इवेपोरेशन रेट एंड लो बॉइल which has high boiling point, low boiling point sorry, that get evaporated। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो नीचे रह जाएगा, सॉल्ट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, वो नीचे रह जाएगा, और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है और हाई इवेपोरेशन रेट वाला है जैसे कि वाटर, वो क्या हो जाएगा, वहां से एस्केप आउट कर जाएगा। तो इवेपोरेशन तो बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब अगर हम लोग ये वेपर को क्या करें, कलेक्ट करें और वापस उन वेपर को कलेक्ट करके क्या कर दें, उनको लिक्विड में बदल दें, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में आपने ऐड किया है इथेनॉल, ठीक है, और इथेनॉल के साथ आपने वहां पर ऐड किया है क्या, आपने ऐड किया है वाटर। तो वाटर इथेनॉल का क्या है, मिक्सचर है। अब इथेनॉल जो है वो नियरली 78-79 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, ठीक है, जबकि जो हमारा वाटर है, वाटर का हमें पता है कि वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है। प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। तो आपने इसको क्या करना शुरू किया, आपने इसको हीट देना शुरू किया, आपने इसको हीट देना शुरू किया। तो जैसे जैसे आपने इसको हीट किया, सबसे पहले हमारा जो इथेनॉल था, इथेनॉल बॉईल होकर क्या होने लगा, इवेपोरेट होने लगा, ठीक है। फिर उस इथेनॉल को हमने कलेक्ट कर लिया और उसको कलेक्ट करके क्या किया, कूल डाउन किया। ये क्या है, एक प्लेट है जिसके ऊपर आइस मैंने रख दी, ठीक है। तो इथेनॉल को मैंने कलेक्ट किया और सबसे पहले इवेपोरेट किया या वेपराइज किया, उसके बाद उसकी वेपर को कलेक्ट करके उसको क्या करना शुरू किया, मैंने उसको अलग से कलेक्ट करना, ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट करना शुरू किया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। यहाँ पे क्या है कि जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है वो पहले वहां से एस्केप करेगा, वेपराइज होगा, फिर उन वेपर को कंडेंस करके हम लोग अलग से कलेक्ट कर लेंगे, और जो नीचे हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला हमारा सॉल्वेंट है या कंपोनेंट है वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इवेपोरेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इवेपोरेशन डज नॉट रिकवर द सॉल्वेंट व्हाइल डिस्टिलेशन डज, ठीक है। इवेपोरेशन में सॉल्वेंट रिकवर नहीं होता है, लेकिन डिस्टिलेशन में सॉल्वेंट रिकवर होता है। अब कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, ठीक है, और कुछ मेथड्स भी हैं उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे सामने हैं, सबसे पहला है इनमिसिबल लिक्विड। इनमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या हो गया, दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक जो इसलिए यूज होती है वो फनल, सेपरेटिंग फनल होता है, आगे उसका हम लोग देखेंगे भी पिक्चर, और ऑयल एंड वाटर इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो टू इनमिसिबल लिक्विड अगर जहां पे होते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, तो उसके लिए हमारा सेपरेटिंग फनल एक इंपॉर्टेंट और अच्छा तरीका है, ठीक है। अब मिसिबल लिक्विड्स की बात करें, ठीक है, विद बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, जैसे मैंने आपको इथेनॉल और वाटर का बताया, ठीक है, तो उसको सिंपल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब मिसिबल लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस जो है वो कम है, ठीक है, तो वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंट फ्रैक्शन, जैसे कि क्रूड ऑयल से हम लोग डीजल, पेट्रोल, हैवी ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका पेट्रोलियम जेली, ये सब कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है तो नॉर्मल डिस्टिलेशन चल जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स रिपीटेड वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, और इसी की वजह से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर पाते हैं। ऑलराइट, अब कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है, सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर को कैसे हम लोग करेंगे, फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट करेंगे। दूसरा है सॉल्ट एंड वाटर, इसको कैसे करेंगे, इवेपोरेशन से करेंगे, या फिर डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं अगर हमें वाटर को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज सॉल्ट एंड सैंड, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे वाटर में डिसॉल्व करके क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, जो सैंड था वो अलग हो जाएगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने से क्या होगा, सॉल्ट हमारा अलग से रिकवर हो जाएगा। अब चाहे तो डिस्टिलेशन करके हम लोग वाटर को भी रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम दिस सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। फिर है आयरन एंड सल्फर, इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, क्योंकि सल्फर नॉन मैग्नेटिक है, आयरन मैग्नेटिक है, तो दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अगर आपके पास इंक है या कलर है या डाई है तो वहां पे पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। अगर आपके पास कैरोसिन इन वाटर है, दैट मींस ऑयल इन वाटर है, तो वहां पे हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे, क्योंकि कैरोसिन इन वाटर क्या है, ये इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल, इस चीज को कहा जाता है सेपरेटिंग फनल। अब देखिए सेपरेटिंग फनल कैसे काम करती है कि नीचे हमारा वाटर है, ठीक है, और ऊपर हमारा क्या है, ऑयल है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसका टैप ओपन करेंगे और वाटर को हम लोग सीधा नीचे एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। ऊपर क्या बच जाएगा, ऑयल बच जाएगा, और पूरा का पूरा वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ऊपर ऑयल बच जाएगा, हम लोग टैप को क्लोज करेंगे, इस लिड को ओपन करके ऊपर से ऑयल को अलग से सेपरेट कर लेंगे। ऑलराइट, सो दीज आर सम मेथड ऑफ सेपरेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड का प्रैक्टिकल आपके पास है सिलेबस में, इसके साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल आपके पास है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल भी आपके पास है। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, आगे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।